हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बीपीएससी टीआरई 4 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 30। इससे पहले ऑलरेडी हमने 29 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। चलिए, पहला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवधान्य के संबंध में सत्य है। पहला विकल्प में है नवधान्य देसी बीजों के संरक्षण का समर्थन करता है, नवधान्य जैविक खेती को बढ़ावा देता है, नवधान्य का उद्देश्य कृषि जैव विविधता को कम करना है। एक से अधिक कथन सत्य है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए, समझिए और देखिए सही उत्तर क्या होगा और खुद को परखिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। चलिए बात करें पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है नवधान्य देसी बीजों के संरक्षण का समर्थन करता है, कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नवधान्य का सबसे प्रमुख उद्देश्य ही है देसी बीजों का संरक्षण करना। वे विकल्प में है नवधान्य जैविक खेती को बढ़ावा देता है, ये भी कथन सही है। नवधान्य रासायनिक खेती के बजाय जैविक खेती को बढ़ावा देता है ताकि मिट्टी, जल एवं पर्यावरण सुरक्षित रहे। सी विकल्प में है नवधान्य का उद्देश्य कृषि जैव विविधता को कम करना है, ये कथन गलत है। नवधान्य का उद्देश्य कृषि जैव विविधता को कम करना नहीं बल्कि बढ़ाना है। ठीक है, याद रखिएगा, नवधान्य एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, एक आंदोलन है जिसकी स्थापना वंदना शिवा ने की थी। ठीक है, किसने की थी? वंदना शिवा ने की थी। कब की थी? 1987 में। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा, नवधान्य का स्थापना वंदना शिवा ने की थी 1987 में। बात करें नवधान्य के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में तो पहला उद्देश्य है देसी बीजों का संरक्षण करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि जैव विविधता का संरक्षण करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। ये चार उद्देश्य याद रखिएगा नवधान्य का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है आपसे, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? 1988, 1987, 1986, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1988। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 1988 में की गई थी और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य उड़ीसा था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिए, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण समुदाय मिलकर के वनों का संरक्षण, विकास एवं प्रबंधन करते हैं। पहले वनों की सुरक्षा केवल वन विभाग करता था, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि यदि स्थानीय लोगों को भी वन संरक्षण में शामिल किया जाए तो वनों की बेहतर सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1988 में, और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य कौन था? उड़ीसा था। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किस सम्मेलन से शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है ना, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन से शुरू हुआ था। ये कार्बन क्रेडिट है क्या? कार्बन क्रेडिट एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों और कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता है जिसे 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता है जिसे 1997 में जापान के क्योटो में इसे एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, अपनाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। तो सही उत्तर है इसका क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए बाकी पृथ्वी शिखर सम्मेलन तो 1992 में हुआ था। ठीक है, ये तो याद होगा। रियो सम्मेलन 1992, यहाँ पे पर्यावरण और सतत विकास पर चर्चा की गई थी, लेकिन कार्बन क्रेडिट की अवधारणा यहाँ पे शुरू नहीं हुई थी, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ें आगे। चलिए आगे देखें। हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में बात की गई थी सतत विकास का। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? बताना है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विकल्प में भंगुर पहाड़ी तंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीव मंडल बनाना, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
देखिए सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं पहला विकल्प क्या दे रखा है। लिखा है भांगुर पारितंत्र जैसे मैग्रो और नमभूमि। मैग्रो एवं नमभूमि स्वयं खतरा नहीं है, ये तो जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। हाँ, इनका विनाश जैसे जैव विविधता के लिए खतरा बन सकता है, तो ये खतरा नहीं कह सकते हैं इसे। बी विकल्प में है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, ये जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरा माना जा सकता है। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है। वनों के नष्ट होने से अनेक जीव जंतु का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। ठीक है। और आरक्षित जीव मंडल बनाना, ये भला जैव विविधता के लिए खतरा कैसे हो सकता है। ठीक है। आरक्षित जीव मंडल जैव विविधता संरक्षण का उपाय है, खतरा नहीं है। ठीक है। तो ये कथन भी यहाँ पे गलत है। पूछा है कौन सा खतरा है, तो ये हो जाएगा बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। बात करें यहाँ पे जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव, जब इनके प्राकृतिक आवास नष्ट होने लगते हैं तो अनेक प्रजातियां विलुप्त होने लगती हैं। इसीलिए आवास विनाश जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ठीक है। प्राकृतिक आवासों का विनाश कैसे हो सकता है। वनों की कटाई करके, शहरीकरण, सड़क एवं बांध निर्माण, खनन कार्य, औद्योगिकीकरण, इनसे जीवों के रहने और भोजन प्राप्त करने का स्थान समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। झूम खेती अब देखेंगे तो इसमें से सबसे प्रमुख कारण है झूम खेती में जंगल के एक भाग को काट करके जला करके खेती की जाती है। कुछ वर्षों बाद भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, किसान दूसरे वन क्षेत्र में चले जाते हैं। बार बार ऐसा होने से वन नष्ट होते हैं और जैव विविधता प्रभावित होती है, इफेक्ट होता है। ठीक है। इसीलिए देखेंगे पहला विकल्प यहाँ पे गलत था। गलत क्यों है, क्योंकि ये बड़ा खतरा आप कह सकते हैं। सॉरी, बी विकल्प गलत हो गया क्योंकि झूम खेती में ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही जैव विविधता के लिए खतरा है, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका संबंध नवदान आंदोलन से है। मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, वंदना शिवा, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑलरेडी लगता है बता चुके हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है, कितना ध्यान से सुने थे आप लोग। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, है ना। कब हुआ था, तो 1987 में, है ना। नवदान्य आंदोलन का जो स्थापना है वंदना शिवा ने की थी, और कब की थी, 1987 में। ठीक है। इसका उद्देश्य तो बता चुके हैं। बाकी बात करें यहाँ पे मेधा पाटेकर के बारे में, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है ये। बाकी सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी चिपको मूवमेंट से संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है ये सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण में योगदान नहीं देता। ध्यान से देखिए, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण में योगदान नहीं देता है। विकल्प में है पवन, हिमनदी, बहता जल, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात अब देखेंगे कि मृदा निर्माण में पवन भी योगदान देता है, हिमनदी भी, और बहता जल, ये तीनों मृदा निर्माण में सहायता करते हैं, योगदान देते हैं। इसीलिए विकल्प नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। जब चट्टानें लंबे समय तक प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव में टूटती हैं और बिखरती हैं, तब धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में कई कारक योगदान देते हैं, जैसे कि पवन, बहता जल, हिमनदी, तापमान में परिवर्तन, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव, वनस्पति, ये सभी मिलकर के मृदा निर्माण में सहायता करते हैं या फिर योगदान देते हैं। ठीक है। शायद कन्फ्यूजन हो रहा है किसी को कि हिमनदी का योगदान कैसे हो सकता है। तो हिमनद अपने साथ बड़ी मात्रा में चट्टानों और अवसादों को घसीटते हुए चलते हैं। इससे चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी बनने की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। इसीलिए हिमनदी भी योगदान देती है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, बहता जल तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। पवन भी आप लोग समझ ही रहे हैं कि मृदा निर्माण में कैसे ही सहायता करता होगा, है ना। इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखें। अगला सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है,
खादर मिट्टी में कंकड़ अधिक पाए जाते हैं, खादर मिट्टी में महीन कण अधिक पाए जाते हैं। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, पहला विकल्प में दे रखा है बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है, ये कथन बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। खादर जो होता है ना वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, खादर मिट्टी में कंकड़ अधिक पाए जाते हैं, ये कथन गलत है। खादर मिट्टी में कंकड़ बहुत कम पाए जाते हैं, महीन कण पाए जाते हैं इसमें। खादर मिट्टी में महीन कण अधिक पाए जाते हैं, हाँ ये कथन सही है। पूछा था कौन सा सही है, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, रेत, गाद, चिकनी मिट्टी आदि से के जमाव से बनती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है और विशेष रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु के मैदानों में ये पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी संरक्षण को उपाय नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मिट्टी संरक्षण को उपाय नहीं है। वृक्षारोपण, अतिचारण, सीढ़ीदार खेती, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, आसान सा विकल्प है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, अतिचारण। अतिचारण करने से मिट्टी संरक्षण नहीं किया जा सकता, ये उसका ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं है या फिर उपाय नहीं है। ठीक है, मृदा संरक्षण का क्या मतलब है। मिट्टी पृथ्वी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जब जल, पवन या मानव गतिविधियों के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है ना, तो उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन को रोकने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे ही मृदा संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो अतिचारण क्या है। अतिचारण जब किसी क्षेत्र में पशु आवश्यकता से अधिक चरने लगते हैं तो घास और वनस्पति नष्ट हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है, मिट्टी खुली रह जाती है, वर्षा और हवा आसानी से मिट्टी को बहा ले जाती है, जिससे मृदा अपरदन बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ये मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। ठीक है, बाकी सीढ़ीदार खेती, वृक्षारोपण देखेंगे तो ये मिट्टी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा मिट्टी संरक्षण का उपाय के बारे में कि कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो विकल्प दे रखे हैं, वृक्षारोपण और सीढ़ीदार खेती। इसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प होते हैं मृदा संरक्षण करने के उपाय अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे कि वृक्षारोपण, समूच जुताई, सीढ़ीदार खेती, पट्टीदार खेती, पवनरोधक वृक्ष बनाना, शेल्टर बेल्ट जिसे कहते हैं, कि मतलब खेत के किनारे किनारे जो पेड़ लगाते हैं ना, जिससे वायु की जो गति है अवरुद्ध हो जाती है। मेड़बंदी हो गया आपका, फसल चक्र कर लगाना, मतलब बदल बदल करके फसल लगाना, नियंत्रित चराई करके भी हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मिट्टी संरक्षण के प्रमुख दिया हुआ, वैसे यही अभी बता रहे थे हम। ठीक है, इसी के बारे में वृक्षारोपण है, समूची जुताई है, सीढ़ीदार खेती है, तो ये PDF फाइल आपको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में चंबल क्षेत्र किस समस्या के लिए प्रसिद्ध है। बताना है भारत में चंबल क्षेत्र जो है ना किस समस्या के लिए प्रसिद्ध है। लवणीय मिट्टी, गली अपरदन, सीट अपरदन, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका गली अपरदन, विकल्प नंबर बी सही होगा। ध्यान रखिएगा भारत में चंबल क्षेत्र जो है ना ये गली अपरदन के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। गली अपरदन होता क्या है, जब वर्षा का पानी तेजी से बहते हुए मिट्टी को काटता है तो पहले छोटी छोटी नालियाँ बनती हैं। समय के साथ ये नालियाँ गहरी और चौड़ी होकर के गहरी खाइयाँ बन जाती हैं। इसी प्रक्रिया को गली अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो ये चंबल क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आप चंबल रिवर देख रहे हैं ना, चंबल रिवर के आसपास के क्षेत्रों में खास करके देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा, हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश भी ले सकते हैं इसमें। यहाँ पे गली अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यही वाला जो क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का चंबल जो क्षेत्र है वो, तो वहाँ पे ये वाला ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लगातार जल कटाव के कारण जो यहाँ गहरी मतलब बीहड़ जो रिवाइंस बन गई है, इसी कारण चंबल क्षेत्र भारत में गली अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बाकी सीट अपरदन तो जानते ही होंगे, कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि सीट जो अपरदन होता है ये ऊपरी परत का समान रूप से जो बह जाता है, ऊपरी परत चादर की तरह से हट गया, पूरा धुल करके निकल गया मिट्टी ऊपर वाला, तो उसे कहते हैं सीट अपरदन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है। चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर सी, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है,
कृषि आधारित उद्योग का क्या अर्थ है? वे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हो रहते हैं या निर्भर होते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण, चीनी उद्योग गन्ना पर निर्भर होता है, सूती वस्त्र उद्योग कपास पर निर्भर होता है, जूट उद्योग जूट पर निर्भर होता है ना। तो जो उद्योग कृषि पर आधारित होता है ना, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। बस आपको यही याद रखना है। तो लोह इस्पात उद्योग कृषि पर आधारित नहीं होता है। चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो सिंपल से याद रखिएगा कि कच्चा माल अधिक खेत से आता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। बस इतना एक लाइन याद रखिए, कच्चा माल अधिक खेत से आता है तो उसे क्या कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। वहीं कच्चा माल यदि खदान से आता है तो खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। कच्चा माल यदि खदान से आता है तो खनिज आधारित उद्योग कहलाएगा, और कच्चा माल यदि खेत से आता है तो कृषि आधारित उद्योग कहलाएगा। बस इतनी सी तो बात है। चलिए अगला सवाल है, गहन जीविका कृषि का विकास कहाँ होता है? जनसंख्या एवं अधिक भूमि वाले क्षेत्रों में, अधिक जनसंख्या एवं कम भूमि वाले क्षेत्रों में, या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में, या एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे पहले तो समझिए कि गहन जीविका कृषि होता क्या है। गहन जीविका कृषि वह कृषि है जिसमें कम भूमि पर अधिक श्रम लगा करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ये कृषि मुख्यतः उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, कृषि योग्य भूमि कम होती है, भूमि पर जनसंख्या का प्रेशर दबाव अधिक होता है। जिससे भारत, चीन, बांग्लादेश आदि देशों में यह कृषि व्यापक रूप से पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जो जमीन का क्षेत्रफल कम है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर आप देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, अधिक जनसंख्या एवं कम भूमि। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे गहन का क्या मतलब है, तो गहन का अर्थ है कम क्षेत्र में अधिक मेहनत करना। ठीक है ना, गहन का मतलब क्या है? कम क्षेत्र में अधिक मेहनत करना। क्योंकि भूमि कम होती है इसीलिए किसान अधिक सिंचाई करते हैं, अधिक खाद का प्रयोग करते हैं, अधिक श्रम लगाते हैं, वर्ष में एक से अधिक फसल उगाते हैं। इसी को कहते हैं गहन खेती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सामान्यतः वाणिज्यिक कृषि से संबंधित है? कपास, गन्ना, जूट, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से देखिए, बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है इसका डी विकल्प। कपास, गन्ना, जूट ये सभी क्या है? वाणिज्यिक कृषि से संबंधित है। वाणिज्यिक कृषि होता क्या है? जिस कृषि में फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से बाजार में बेच करके लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है ना, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जिस कृषि में फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से बाजार में बेच करके लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है ना, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक है, इसमें आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? वाणिज्यिक कृषि वाला क्षेत्रों में। उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है, मतलब हाइब्रिड बीज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई का अधिक प्रयोग किया जाता है। उत्पादन बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। उत्पादन बाजार के मांग के अनुसार किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में याद रखिएगा। और वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख फसलें में नाम याद रखिए, कपास, गन्ना, जूट तो आपका विकल्प में दिया हुआ है। तंबाकू, चाय, कॉफ़ी भी एक तरीके से वाणिज्यिक कृषि के ही उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल आपके लिए है, वियतनाम में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? रे, रोका, मसूले, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है वियतनाम में झूम कृषि को क्या कहते हैं। बताया था ना हमने कि अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्य, हमारे देश भारत में अलग अलग राज्यों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। चाहे बहुत सारे देश है जहाँ पे झूम कृषि को अलग नाम से जानते हैं। हमारे ही भारत में देखिए ना, अलग अलग राज्यों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में पामाडावी के नाम से जानते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से बताना है कि वियतनाम में झूम कृषि को क्या कहते हैं? रे, रोका, मसूले, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बाकी तो झूम कृषि तो पता ही होगा क्या होता है झूम कृषि। तो सही उत्तर है यहाँ पे विकल्प नंबर ए, विकल्प सही हो जाएगा रे। वियतनाम में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। ठीक है, जबकि रोका ये ब्राज़ील में झूम कृषि को कहा जाता है, जबकि मसूले मध्य अफ्रीका में झूम कृषि को मसूले कहा जाता है। ठीक है,
जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता है कि झूम कृषि क्या होता है, तो याद रखिएगा, झूम कृषि में जंगल के एक भाग को काट करके जला करके भूमि साफ की जाती है। जंगल के एक भाग को काट करके क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। कुछ वर्षों तक खेती की जाती है। भूमि की उर्वरता कम होने पर किसान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पुरानी भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी उर्वरता वापस आ सके। यही है झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न कृषि या फिर काटो एवं जलाओ कृषि, बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसे। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो झूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी इंडोनेशिया में लद्दाख के नाम से जानते हैं, मध्य अमेरिका मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं, श्रीलंका में चेना के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में रोका के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, कहीं से पूछा जा सकता है। वैसे तो कई बार हम बताते रहते हैं आप लोग को। अगला सवाल है, सस्य प्रारूप को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन सा है, बताना है। सस्य प्रारूप को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन सा है? विकल्प में चूना पत्थर, ग्रेनाइट, पीट, एक से अधिक, या फिर ये तो विकल्प ही कुछ अलग चला गया है ना, विकल्प ही इसमें सेट नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन कुछ है और विकल्प में कुछ है, इस सवाल को छोड़ देते हैं। वैसे PDF में से सुधार कर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे सस्य प्रारूप का मतलब से समझ लीजिए कि क्या होता है। किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में उगाई जाने वाली फसल के प्रकार और उनके क्षेत्रीय वितरण को ही सस्य प्रारूप कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब में गेहूँ धान, बिहार में धान गेहूँ मक्का, है ना। सस्य प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जलवायु, वर्षा, तापमान, मृदा, आर्थिक रूप से बाजार की मांग, फसल का मूल्य, परिवहन सुविधा, है ना, सामाजिक रूप से किसानों की परंपरा, भोजन की आदतें, ये सभी क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। तो उस हिसाब से विकल्प यहाँ सेट नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला सवाल है कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर निकल आता है तो उसे क्या कहा जाता है। सवाल है, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर निकल आता है तो उसे क्या कहा जाता है। लावा, ग्रेनाइट, अवसाद, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है लावा। ठीक है, सतह पर निकला हुआ मैग्मा को क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। इस पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। ठीक है, जब यही मैग्मा ज्वालामुखी के विस्फोट या दरारों के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर बाहर निकल आता है ना, तो उसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कहानी है कि पृथ्वी के अगर अंदर है तो मैग्मा, पृथ्वी के ऊपर में है तो लावा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर है तो वो मैग्मा कहलाता है। वही चीज़ अगर पृथ्वी के सतह पर आ गया तो उसे लावा कहेंगे। ठीक है, लावा ठंडा होने पर क्या बनता है, तो जब लावा ठंडा होकर के जम जाता है तो उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं या फिर अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब अग्नेय चट्टान में देखेंगे दो प्रकार का होता है, एक जो जमीन के अंदर रह गया उससे कहेंगे आंतरिक अग्नेय चट्टान, और एक या फिर हाँ ठीक है आंतरिक ही कहेंगे, और जो कि अग्नेय जो कि जमीन से बाहर ला करके जम गया उसे कहेंगे बहिर्भेदी चट्टान, अंतर्भेदी चट्टान और बहिर्भेदी चट्टान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ है ना कायांतरित चट्टान, नहीं दिया हुआ वैसे। कायांतरित चट्टान के बारे में याद रखिएगा कि कायांतरित चट्टान जो होता है ना वो ताप एवं दाब के कारण बनती है कायांतरित चट्टान। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना यहाँ पे कि कौन सा कथन असत्य है। पहला दे रखा है, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। प्रारंभिक जीविका कृषि में आधुनिक मशीनों का व्यापक प्रयोग होता है। गहन कृषि में प्रति इकाई भूमि अधिक श्रम में लगाया जाता है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कि करके। पहला विकल्प में है कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, ये बिल्कुल सही है ना, याद रखिएगा, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, बी विकल्प में कि प्रारंभिक जीविका कृषि में आधुनिक मशीनों का व्यापक प्रयोग होता है, ये कथन गलत है। ठीक है, प्रारंभिक जीविका कृषि में नहीं, गहन जीविका कृषि कह लीजिए या फिर वाणिज्यिक कृषि कह लीजिए, इसमें आधुनिक मशीनों का व्यापक प्रयोग किया जाता है, ना कि प्रारंभिक जीविका कृषि में। ठीक है ना, यहाँ पे इसमें देखेंगे तो प्रारंभिक जीविका कृषि में आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। यहाँ पे कृषि जो होता है ना पारंपरिक औजारों से की जाती है। पारंपरिक जो औजार है जो प्राचीन काल से चलते आ रहा है उस तरह के औजारों से यहाँ पे प्रयोग किया जाता है।
सी विकल्प में है कि गहन कृषि में प्रति इकाई भूमि अधिक श्रम में लगाया जाता है, तो ये कथन भी सही है। ठीक है, यह गहन कृषि की मुख्य विशेषता भी है ना, भूमि कम होने के कारण किसान अधिक श्रम लगाते हैं यहाँ पे, तो ये भी सही है। पूछा है कौन सा सत्य है, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए बढ़ें आगे। यहाँ पे प्रारंभिक जीविका कृषि के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये कृषि बहुत पुराने और पारंपरिक तरीके से की जाती है। इसकी विशेषता होती है छोटे भूखंड का होना, पारंपरिक औजार जैसे कुदाल, दाव, फावड़ा इसका इस्तेमाल करना, परिवार के श्रम पर निर्भरता, उत्पादन कम और आधुनिक मशीनों का भाव, मतलब कि ना के बराबर इस्तेमाल। ठीक है, जबकि गहन कृषि का क्या मतलब होता है, गहन कृषि का मतलब होता है जहाँ भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। विशेषताएं होती है इसका, कम भूमि और अधिक उत्पादन, प्रति इकाई भूमि अधिक श्रम, सिंचाई और उर्वरकों का अधिक उपयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का थीम क्या है। ठीक है ना, सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का थीम क्या है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओनली वन अर्थ, नेचर इंस्पायर्ड, फॉर क्लाइमेट, फॉर आवर फ्यूचर। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है विकल्प नंबर है यहाँ पे सी सही होगा, नेचर इंस्पायर्ड, फॉर द क्लाइमेट, फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, ये 2026 का थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, सभी को पता होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया गया था। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है। सवाल सिंपल सा है, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, बांस, चाय, वन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए से हमने ले लिया है। ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, बांस, चाय, वन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर ए, बांस। याद रखिएगा ग्रीन गोल्ड के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो बांस जाना जाता है। इसे ग्रीन गोल्ड क्यों कहते हैं, इसे ग्रीन गोल्ड कहने के कारण है ये बहुत तेज़ी से विकास करता है, ग्रोथ करता है, आर्थिक रूप से अत्यंत उपयोगी भी है, पर्यावरण के लिए लाभदायक भी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है, इसलिए इसे ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल है UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना है UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा UNEP की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना के निर्णय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद लिया गया था। ठीक है, और UNEP का मुख्यालय है नैरोबी, जो केन्या की राजधानी है। तो विकल्प नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे ए विकल्प, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। जिनेवा में भी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कार्यालय है, जैसे देखेंगे WTO, WHO है ना, और न्यूयॉर्क देखेंगे तो यहाँ पे UN का मुख्यालय है, UN का, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है ना, न्यूयॉर्क में ही है ना। ठीक है, चलिए आगे देखें। हाँ, यूनेस्को में आपको देखेंगे ना, यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस में है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला विकल्प में है बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नेपाल सीमा से जुड़ा है, बिहार में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, एक से अधिक कथन सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। पहला विकल्प दे रखा है बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये कथन बिल्कुल सही है। बिहार में एक केवल वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कथन सही है। बी विकल्प में है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नेपाल सीमा से जुड़ा है, ये भी कथन सही है, ये नेपाल सीमा से सटा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है, बिहार के किस जिला में है, ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके। सी विकल्प में कि बिहार में कोई टाइगर रिजर्व नहीं, ये कथन गलत है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक है ना, तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं है, तो ये कथन गलत है। पूछा है कौन सा सत्य है, तो सी विकल्प सत्य हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताइएगा, और 20 में कितने मार्क्स आए ये भी बताइएगा। आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते, बस देख करके निकल जाते हैं, है ना। तो आप लोग जरूर बताइए कि कितना मार्क्स आ रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी बताइएगा। और थोड़ा सा बिजी हैं हम, तो इसलिए आप लोग को सेट कम दे पा रहे हैं, बट विश्वास कीजिए, बने रहिए। जैसे ही एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा
तो आपके लिए भर भर के कंटेंट लाया जाएगा। और अभी हमने एक PDF फाइल तैयार किया है, तो वो PDF फाइल अगर चाहिए किन्हीं को तो बताइएगा कमेंट करके। चैप्टर नंबर 1 इसी तरह से सारे चैप्टर का बना हुआ है, दिखा देते हैं वो किस तरह का फाइल है मेरे पास। देख सकते हैं कुछ ऐसा है, जैसे कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास। तो ये पहला चैप्टर का बहुत ही शॉर्ट न्यूज है, मतलब शॉर्ट में ये नोट्स बनाए गए हैं, न्यूज नहीं है, शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो ये अगर आप PDF फाइल चाहिए, बहुत ईजी है समझना, बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से बहुत सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह का ये PDF फाइल हम बना रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का बना कर रेडी है, चैप्टर 2, 3, 4 का प्रोसेस में बन रहा है वो धीरे धीरे। तो सारे अध्याय का जो 7 चैप्टर है, सातों चैप्टर किसी तरीके से बना करके आप लोग को दिया जाएगा। तो अगर ये आप लोग को PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको ये PDF फाइल मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना अच्छा कंटेंट है ये। ठीक है, बाकी इस PDF फाइल पर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये PDF फाइल, और चाहिए या नहीं चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी वैसे आप लोग के डिमांड पर वो ये अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और बोलिएगा आप लोग तो इसे कोशिश करेंगे कि इसे ऑनलाइन पढ़ा भी दें। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।